लोग आंधी तूफान में भी डेरा डाले खड़े रहे और अंततः जो सरकार कहती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, उसी सरकार को उन तीनों काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। वो उसी जन आंदोलन का देन है। और भारत एलआईसी में भी एलआईसी को निजीकरण के रास्ते पे ढकेलने की इस प्रक्रिया में भी अगर संसद के अंदर मैडम निर्मला सीतारमण को आज भी ये कहना पड़ा कि 51% हिस्सा आज भी भारत सरकार रखेगी, हम उसको पूरी तौर पर निजीकृत नहीं करेंगे, ये भी जो है देश के जनता के इस पब्लिक सेक्टर एलआईसी को बचाने का जो जन आंदोलन है उसके प्रति जो अगाध समर्थन है उसी का देन है। और आज भी अगर हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर, चाहे कोल इंडिया हो, स्टील में हो, पावर सेक्टर में हो, एनटीपीसी हो, जो कुछ भी बचा है वो उन्हीं जन आंदोलन का देन है। तो सरकार जो है उसको ये समझना पड़ेगा, और ये जनसंघर्ष इसी बात के लिए तेज हो रहा है कि सरकार को ये समझने की ज़रूरत है देश केवल अदानी अंबानी का देश नहीं है, देश इस देश में रहने वाले 125 करोड़ भारत की आम जनता का देश है। और अगर एक भारत की 125 करोड़ आम जनता के इस देश को केवल अदानी अंबानी के देश के रूप में आप अगर तब्दील करने की कोशिश करोगे, उसकी राजनीतिक सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसकी शुरुआत कहीं न कहीं बिहार में भी एक राजनीतिक बदलाव में दिख रहा है। उसकी जो अलग अलग तरीके से जो आगाज है वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर उस रूप में दिखाई दे रही है। तो उसकी आहट और ये गूंज जो है उस जन आंदोलन की अभिव्यक्ति को और पुख्ता करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मराज महापात्र, सह सचिव ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के 85% के प्रचंड बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। उसका जो मंडलीय इकाई है उस बेगूसराय मंडल का, उसका वार्षिक अधिवेशन जमुई में आयोजित हो रहा है। इस अधिवेशन में आपको विदित है कि भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके मई महीने में 17 तारीख को 2022 में एलआईसी के 3.5% शेयर को विनिवेश किया है। हम समझते हैं पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये जो शेयर बाजार में सूचीबद्धता और एलआईसी के शेयर का ये जो विनिवेश करने का फैसला है वो गलत फैसला है। ये न केवल देश के 40 करोड़ से अधिक भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमाधारकों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि भारत की जो स्वतंत्र आत्मनिर्भर आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसके विकास में जो पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का योगदान है उसको भी प्रभावित करेगा। क्योंकि 1956 में जब एलआईसी बना तो एलआईसी का निर्माण जो है इसी उद्देश्य से किया गया था कि देश की जनता की घरेलू बचत को एकत्र करके दीर्घकाल निवेश के लिए देश में अधोसंरचना के निर्माण के लिए एलआईसी साधन जुटाने का काम करेगी। और हमें फक्र है इस बात का, 1956 में केवल 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी पर जिस कंपनी का निर्माण भारत सरकार ने किया था उसने 2022 के वित्तीय वर्ष तक 42 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा परिसंपत्ति का निर्माण किया। उसने 47 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा लाइफ फंड का निर्माण किया। उसके बीमा धारकों का जो संख्या है वो 40 करोड़ से ज़्यादा है। और आज देश में सड़क हो, बिजली हो, ऊर्जा हो, परिवहन हो, कोई भी अधोसंरचना का क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा नहीं लगा है। 28 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा की राशि जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश में अधोसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार को उपलब्ध कराई। दुनिया में कहीं कहीं ऐसा कोई दूसरा इतिहास नहीं है या उदाहरण नहीं है कि सरकार बाजार से जो कर्ज लेती है। भारत के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम एकमात्र संस्थान है जो भारत सरकार बाजार से जो कर्ज लेती है उसका 25% हिस्सा एलआईसी उपलब्ध कराती है। जब भी शेयर बाजार संकट में होता है एलआईसी उसे बाहर निकालने के लिए योगदान देती है। जब सत्यम दिवालिया होता है उसको बाहर निकालने के लिए एलआईसी योगदान देती है। जब आईडीबीआई दिवालिया हो जाती है उसको बाहर निकालने के लिए एलआईसी योगदान देती है, भूमिका अदा करती है। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था में संकट पैदा होता है उस समय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए जिस एलआईसी ने भूमिका अदा किया उस एलआईसी को निजीकरण के रास्ते पर ढकेलने का कोई भी प्रयास अगर किया जा रहा है तो हम समझते हैं ये राष्ट्र विरोधी प्रयास है, देश विरोधी प्रयास है। देश की आम जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई को चंद औद्योगिक घरानों के हाथों में सौंपने का और उनके हाथों में नीलाम करने का प्रयास है। इसलिए इस सम्मेलन का मुख्य मकसद है वर्तमान केंद्र की जो सरकार है उस सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की बड़े पैमाने पर जो निजीकरण की मुहिम चलाई जा रही है और उसी के तहत भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान, दुनिया की जो अद्भुत कंपनी के रूप में जिसे जाना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसे जो निजीकरण के रास्ते में ढकेलने की कोशिश हो रही है, हम समझते हैं सरकार को ये कदम वापस लेना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है
कि भारत सरकार ने लंबे संघर्षों के बाद इस देश के मजदूर आंदोलन ने जो श्रम कानून का अधिकार हासिल, ज़्यादा जो श्रम कानून थे उन श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता में बदलने का उन्होंने जो फैसला लिया और जिसके जरिए 8 घंटे के काम का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, ग्रेच्युटी का अधिकार, भविष्य निधि का अधिकार, और हम समझते हैं पत्रकार जगत भी उससे प्रभावित होंगे। उनके भी जो भी कानूनी श्रमिक के रूप में, उनका श्रमजीवी के रूप में पत्रकारों का जो अधिकार था वो सब भी खत्म करके उन्हें श्रम संहिता में बदल के मालिकों को हायर एंड फायर यानी काम पर रखो या नौकरी से बाहर निकालो की जो आज़ादी दी है और 8 घंटे के अधिकार को ख़त्म करके 12 घंटे काम लेने का अधिकार और तमाम जो कानूनी अधिकार ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, हम ये समझते हैं ये देश के मजदूर आंदोलन के साथ बड़ा धोखा है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो आपका क्या कदम है? देखिए 28 और 29 मार्च को हिंदुस्तान के देश के मजदूरों ने 18 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों ने, जिसमें सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल थी, हमारा संगठन भी शामिल था, हमने 2 दिन का हड़ताल किया इन नीतियों के खिलाफ। अगर ये सरकार इन नीतियों में बदलाव नहीं करेगी तो अभी 5 सितंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में मजदूरों किसानों का एक साझा सम्मेलन हुआ और हमने ये फैसला लिया है कि इस सरकार के इन नीतियों के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल के बाद भी अगर नीतियों में बदलाव नहीं आया और सरकार जो है खुले तौर पर रेल, कोयला, सेल, पब्लिक सेक्टर सब बेच रही है और केवल एक आदमी 2 औद्योगिक घरानों को देश की संपत्ति नीलाम कर रही है और देश के मजदूरों किसानों को बर्बाद करने के रास्ते पर जा रही है, तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा और जो आंदोलन इस बात का ऐलान करेगा कि या तो अपनी इन राजनीतिक नीतियों में बदलाव करो वरना 2024 दूर नहीं है, जनता फिर उस बदलाव की दिशा में भी आगे बढ़ेगी। आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जन आंदोलन कब होगा? सारा कुछ तो बिक ही चुका है, ऑलमोस्ट LIC बचा हुआ वो भी अग्रसर है उसकी ओर, क्या लगता है? देखिए बात यह है, जन आंदोलन तो है, 1 साल से ज़्यादा आज़ाद भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि सरकार ने दिल्ली में